हेलो फ्रेंड्स, शांति स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में बताने वाली हूँ तारों के जीवन चक्र के बारे में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि तारे क्या होते हैं, इनका जन्म कैसे होता है, इनकी मृत्यु कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जो तारा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार, और स्टार वर्ड ग्रीक वर्ड एस्टर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है अ स्टार यानी एक तारा। तो मैं इसको नोट कर देती हूँ। तो तारा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड एस्टर से लिया गया है, एस्टर, जिसका मीनिंग होता है अ स्टार। हिंदी में बोलेंगे इसको एक तारा। पहला क्वेश्चन ये है कि तारा किसको बोलेंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी खगोलीय पिंड जिसके पास उसका स्वयं का प्रकाश हो और उष्मा हो, उसको बोलेंगे तारा। तो तारा किसको बोलेंगे? जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो यानी लाइट हो, दूसरा उष्मा हो, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हीट। तो इसको क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सूरज को ले सकते हैं, सन को ले सकते हैं, क्योंकि सन के पास इसका स्वयं का प्रकाश भी है और उष्मा भी है, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं तारा के नाम से, यानी इसको हम लोग तारा बोलते हैं। क्या हम लोग मून को तारा बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मून के पास ना ही इसका स्वयं का प्रकाश है, ना ही उष्मा है, इसलिए इसको हम लोग तारा नहीं बोलेंगे। ये जो प्रकाश और उष्मा ये सूर्य से ग्रहण करता है। तो दोस्तों, अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन तारों का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, मैंने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था कि जब महाविस्फोट हुआ था तो 3 चीजों का जन्म हुआ था। पहला समय, दूसरा स्थान और तीसरा हुआ था वस्तु का। अब ये वस्तु धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद फिर 2 चीजों का जन्म हुआ। पहला एंटी मैटर और दूसरा मैटर, यानी प्रतिकर और मूलकर। जब प्रतिकर मूलकर जब कंबाइन हुए तो जन्म हुआ एटम का, यानी परमाणु का। जो सबसे पहला एटम का जन्म हुआ था वो हुआ था हाइड्रोजन गैस का। अब जगह जगह पर हाइड्रोजन गैस के बादल बनना शुरू हो गए थे। अब ये जो बादल थे, इनके पास गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके वजह से ये एक समूह बना लिए, एक झुंड बना लिए। तो उसी को हम लोग नाम देते हैं नेबुला, यानी निहारिका। तो नेबुला किसको बोलेंगे? नेबुला, इसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका। जो नेबुला वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है बादल और धूलकर, धूलकर। तो नेबुला क्या होता है? नेबुला बादलों और धूलकरों का क्या होता है? एक समूह होता है, उसी को बोलते हैं नेबुला। अब दोस्तों, अब ये नेबुला के पास भी बहुत अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसके वजह से जो हाइड्रोजन गैस है और जो धूलकर है, ये केंद्र की ओर सिकुड़ने लगेंगे। जब सिकुड़ेंगे तब ये गैसीय पिंड का रूप धारण कर लेंगे और उसी गैसीय पिंड को बोलते हैं प्रोटोस्टार, यानी आदि तारा। तो गैसीय पिंड को किस नाम से जानते हैं? गैसीय पिंड, इसको नाम से जानते हैं आदि तारा, यानी प्रोटो स्टार, प्रोटो स्टार। दोस्तों, जो प्रोटो स्टार है ये और भी ज्यादा सिकुड़ता चला जाएगा और इसके केंद्र में जो हाइड्रोजन गैस है, अब उनके अणु के बीच में टक्कर होना शुरू हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होंगे? कंबाइन होना शुरू करेंगे। अब तब निर्माण होगा हीलियम का। हाइड्रोजन से हीलियम बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से, न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं नाव के संघनन की क्रिया। इसके वजह से ही किसी भी पिंड के पास उसका स्वयं का प्रकाश और उष्मा आता है। इसके वजह से क्या आता है? प्रकाश और उष्मा आता है। जब किसी पिंड के पास जब उसका स्वयं का प्रकाश हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा, तो
उस पिंड को हम लोग तारा बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने परिभाषा में ही बताया था कि जब किसी पिंड के पास उसका स्वयं का प्रकाश होगा और उष्मा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे। तो अब क्या होगा, अब ये तारा बन जाएगा, प्रोटोस्टार से अब क्या होगा, तारा बनेगा, तारा। दोस्तों ये याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन हीलियम है इसको फ्यूल भी कहते हैं, फ्यूल यानी ईंधन कहते हैं। जो फ्यूल है ये प्लाज्मा की अवस्था में रहता है, ये कुछ गैस की अवस्था में नहीं रहता बल्कि प्लाज्मा की अवस्था में रहेगा। दोस्तों आपको पता होगा जो गैस है ना ही कोई इसका निश्चित आकार होता है ना कोई आयतन होता है, फिर ये अंतरिक्ष में एक जगह पर कैसे टिका हो सकता है। तो अगर गैस होगा तो इधर उधर क्या होगा, बिखर जाएगा। तो इसलिए जो तारे होते हैं वो प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। तो प्लाज्मा किसको बोलते हैं, तो प्लाज्मा सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, ये ठोस प्लस द्रव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहता है, प्लाज्मा कहलाता है। और जैसे कि एग्जांपल में दूं तो एग्जांपल है लावा का, लावा। दोस्तों जब ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा होता है, जब वो पृथ्वी के सतह पर आता है तो उसको बोलते हैं लावा। जो लावा ना ही पूरी तरह से ठोस होता है ना ही पूरी तरह से द्रव होता है, ये किस स्टेट में होता है, प्लाज्मा की अवस्था में होता है। तो ये था, जो भी था ये तारों की अवस्था। जो सूर्य है वो भी एक प्लाज्मा की अवस्था में है। दोस्तों आपको नहीं लगता कि एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या होगा। दोस्तों जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो तारा किसी कार्बन से ठोस पदार्थ यानी लोहा में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तारा का सिर्फ अंदर का भाग कन्वर्ट होगा, तभी भी उसमें प्रकाश निकलना जारी रहेगा। और वो प्रकाश कहाँ से निकलेगा, उसके बाहरी सरफेस से निकलेगा। जैसे कि तारा है, इसके अंदर का भाग क्या है, ये सॉलिड हो गया है और ये ठोस हो गया है, लेकिन तभी भी इसके पास अभी भी ऊष्मा और ऊर्जा है और यहाँ से बाहर से ये प्रकाश निकलना शुरू करेगा। लेकिन लेकिन इसका जो आकार है ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये हमें लाल कलर का दिखाई देगा, इसलिए इसको जानते हैं लाल दानव तारा, लाल दानव तारा। इंग्लिश में बोलते हैं रेड जायंट स्टार, रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार, जब कोई तारा रेड जायंट स्टार तक पहुंचता है तब तक उसका 90% ईंधन खत्म हो जाता है। ईंधन बोले तो जो हाइड्रोजन हीलियम है वो उसको बोलेंगे ईंधन। तो 90% ऊर्जा उसके खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब क्या होगा, अब अब क्या होगा, अब दो तारे, यहाँ से दो कंडीशंस होगा कि जो छोटे तारे रहेंगे उनका मृत्यु का स्टेज अलग होगा, जो बड़े तारे रहेंगे उनके मृत्यु का स्टेज अलग होगा। अब सवाल ये उठता है कि किसको हम लोग बड़े तारे के रूप में कंसीडर करेंगे और किसको छोटे तारे के रूप में कंसीडर करेंगे। अगर हमें बताना है कि ये बड़ा है या छोटा है तो हम लोग किसी से के साथ उसका कंपेयर करेंगे। तो अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक है। इनका कहना था कि हर एक तारा का कंपेयर हम लोग सूर्य से करेंगे। कौन से वैज्ञानिक है वो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। इन्होंने कहा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य से 1.5 गुना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू है 1.44, अगर इतना बड़ा हुआ या छोटा हुआ तो दोनों तारे अलग अलग स्टेज को फॉलो करेंगे। मतलब वो रेड जायंट तक, लाल दानव तारा तक तो बनेंगे, लेकिन वहां से उनका जो आगे बढ़ने का जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो दोनों हम लोग देखेंगे कि अगर बड़े तारे कौन सी स्टेज को फॉलो करेंगे और जो छोटे तारे रहेंगे वो कौन से स्टेज को फॉलो करेंगे। दोस्तों इसी को हम लोग नाम से जानते हैं 1.44, जो इन्होंने दिया, चंद्रशेखर ने दिया था कि ये जो ये वैल्यू दी थी इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। पहले हम लोग छोटे वाले को देखते हैं कि अगर कोई तारा सूर्य से 1.5 गुना छोटा रहा यानी 1.44 छोटा रहा तब वो कौन सी स्टेज को फॉलो करेगा। 1.44 से क्या रहा,
कम रहा, तब वो लाल दानव तारे तक रेड जाइंट की अवस्था तक जरूर आएगा। रेड जाइंट, रेड जाइंट स्टार। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी तारा जब रेड जाइंट स्टार जब बनेगा तब तक उसका 90% ईंधन खत्म हो जाएगा। जब उसका 100% ईंधन खत्म हो जाएगा, सॉरी 100% नहीं, 95%, 95% ईंधन जब खत्म हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग व्हाइट डॉर्फ के नाम से। व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ। हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत वामन। श्वेत वामन एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर तारा का 95% ईंधन खत्म हो जाता है और जो तारा है वो उसका जो ऊर्जा और जो प्रकाश है बहुत ही कम हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग जीवाश्म तारा के नाम से भी जानते हैं। फोजिल स्टार, फोजिल स्टार। हिंदी में बोलते हैं इसको जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा। दोस्तों अब क्या होगा जब पूरा इसका 100% ईंधन खत्म हो जाएगा तब इसको बोलेंगे हम लोग ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। हिंदी में बोलेंगे इसको काला वामन। काला वामन एक ऐसा स्टेज होता है जब तारा का पूरा 100% ईंधन खत्म हो जाता है। अब तारे के पास ना ही प्रकाश बचता है ना ही उष्मा बचता है। अब वो तारा जलना बंद कर देता है और वो एक कचरे के समान, अंतरिक्ष में कचरे के समान हो जाता है, जिसको बोलते हैं डेब्रिस, डेब्रिस। ऐसे ही जो छोटे तारे होते हैं ये उनका मृत्यु का स्टेज है। पहला वो रेड जाइंट की तक आएंगे जहां तक उनका 90% जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा। जब 95% फ्यूल खत्म होगा तो वो बनेंगे व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन। श्वेत वामन को हम लोग फोजिल स्टार यानी जीवाश्म तारा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब उसका 100% ईंधन खत्म हो जाएगा तब उसको बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन। अब इसके पास ना ही ऊर्जा बचेगा ना ही प्रकाश बचेगा, तो ये अंतरिक्ष में कचरा के समान हो जाएगा। ऐसे ही छोटे तारे का स्टेज है। अब हम देखते हैं कि जो बड़े तारे होते हैं वो कौन से स्टेज को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी तारा रेड जाइंट तक आएगा, रेड जाइंट यहाँ तक वो पहुंचेगा। लेकिन यहाँ के बाद अगर कोई बड़ा तारा रहा तब वो अब व्हाइट डॉर्फ नहीं कन्वर्ट होगा बल्कि अब कन्वर्ट होगा अभिनव तारा में। अभिनव तारा यानी सुपरनोवा स्टार, सुपरनोवा स्टार। सुपरनोवा स्टार के बाद क्या होगा, इन तारों में इस तारे में क्या होगा, ब्लास्ट होगा, जिसके बाद से इस ब्लास्ट को नाम से जानते हैं हम लोग सुपरनोवा ब्लास्ट के नाम से, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा ब्लास्ट या विस्फोट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सुपरनोवा विस्फोट किसको बोलेंगे तो आप बताइएगा जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य से 1.44 ज्यादा होगा तब उसमें क्या होगा, विस्फोट होगा। उसी विस्फोट को जानते हैं सुपरनोवा ब्लास्ट नाम से, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे 3 कंडीशन हो गए। अब क्योंकि जब विस्फोट होगा तो जो तारा का भाग है वो किसी किसी ना तारे के रूप में या कोई ना कोई किसी पिंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से किस रूप में कन्वर्ट हो। क्योंकि 3 सिचुएशन बनते हैं, पहला कि वो एक न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वो पल्सर या क्वेसर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं इन तीनों के बारे में। तो क्या होगा, पहले सुपरनोवा ब्लास्ट होगा, सुपरनोवा ब्लास्ट। इसके बाद कौन सा, पहला कि वो एक पल्सर या क्वेसर में कन्वर्ट हो जाए, पल्सर या क्वेसर। दूसरा कि वो एक न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन तारा। तीसरा कि वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए।
ब्लैक होल में। दोस्तों जब विस्फोट होगा तो जो उसका भाग रहेगा, जो तारे का जो भाग है वो अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से घूमेगा। जब बहुत तेज गति से घूमेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पल्सर तारा या क्वेसर स्टार। क्वेसर जो है ये एक बहुत चमकीला तारा होता है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछता है कि पल्सर या क्वेसर किसको बोलेंगे, तो आप लिखिएगा कि अंतरिक्ष में घूमने वाले बहुत तेज गति से घूमने वाले एक ऐसे पिंड को क्या बोलेंगे हम लोग, पल्सर या क्वेसर बोलेंगे। और क्वेसर बहुत ही चमकीला तारा होता है। दूसरा है न्यूट्रॉन तारा। जब ये तारे बहुत तेज गति से घूमने लगेंगे तो जो उनके नाभिक में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, नाभिक को छोड़कर बाहर आ जाएगा और नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाएगा, इसलिए इसको नाम से जानेंगे न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानेंगे। जब ये तारा बहुत फिर से तेज गति से और भी तेज गति से घूमने लगेगा तब वो क्या होगा, सिकुड़ना चालू कर देगा। जब सिकुड़ेगा तब उसका डेंसिटी यानी उसका घनत्व तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो तारा का क्या बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसके वजह से अब वहां पे प्रकाश का भी पलायन नहीं होगा, जो लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और वो हमें ब्लैक कलर का अपीयर होगा, इसलिए हम उसको नाम से जानते हैं ब्लैक होल के नाम से। तो ब्लैक होल ये क्या होता है, जो बड़े तारे होते हैं उनका ये मृत्यु का स्टेज है, ब्लैक होल पे आके वो खत्म हो जाते हैं। ये था बड़े तारों के लिए। अब दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि जो तारे होते हैं वो कितने कलर के होते हैं, कौन कौन से रंग के होते हैं। तो जो तारा होता है वो 3 रंग का होता है। तो कितने रंग होते हैं तारों के, 3 रंग। पहला है वो है नीला तारा। दूसरा है वो है सफेद तारा, सफेद तारा। और तीसरा है वो है पीला तारा या लाल तारा। दोस्तों जब किसी भी तारे के पास बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल होगा और बहुत ही तेज वो प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो उसको बोलेंगे नीला तारा, क्योंकि इसके पास बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल है। लेकिन जब वो ईंधन थोड़ा कम हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा, तब बोलेंगे उसको हम लोग सफेद तारा के रूप में, सफेद तारा। लेकिन अब वो नॉर्मल जब हो जाएगा और भी ईंधन कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पीला तारा या लाल तारा। जो सूर्य है, सन, वो भी एक पीला तारा है। और पृथ्वी के सबसे समीप जो तारा है वो है शनि है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। जो दूसरा तारा है जो पृथ्वी के समीप है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और जो 2016 में एक रिसर्च हुआ था, तो ब्रह्मांड में सब मिला के 2 खरब गैलेक्सी है, मतलब आकाशगंगा है, और हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में 2 अरब तारे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ये आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात और दोस्तों, नासा ने सबसे पुराने तारे की खोज की है जिसका नाम है केपलर 44, केपलर 444। ठीक है, नासा ने सबसे पुराने तारे की खोज की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में, गैलेक्सी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।